टॉपिक है भोजन समूह, जिसको हम बोलते हैं फूड ग्रुप्स। ठीक है, सबसे पहले हमें ये पता रहना चाहिए कि हमारा भोजन समूह होता क्या है। जैसे कि वे भोजन तत्वों का समूह जो एक समान पोषक तत्व प्रदान करता है, उन्हें भोजन समूह कहते हैं। जैसे कि मान लीजिए मेरे पास एक अनाज है और एक मैदा है। क्या है मेरे पास? अनाज है और दूसरा क्या है मेरे पास? चावल बोल लेते हैं, चावल। तो ये सारे जो भोजन का जो एक समूह है वो मैंने इसके अंदर डाला हुआ है, अनाज, दालें तथा उनके उत्पाद। तो अगर मेरे पास अनाज है तो मैं अनाज से काम चलाऊंगी। अगर इसकी जगह अगर मैंने चावल भी खा लिए तो जितना पोषक तत्व हमें अनाज देता है उतना ही पोषक तत्व हमें कौन देगा? चावल। तो ये क्या है कि वो भोजन तत्वों का समूह कि एक ही समूह में है और एक समूह में एक तत्व को हम दूसरे तत्वों से बदल सकते हैं, पर हमें जो पोषक तत्व मिलेंगे इससे वो एक समान रहेंगे, अलग नहीं रहेंगे। तो इनको बोलते हैं भोजन समूह, जिसको हमने क्या बोला हुआ है? फूड ग्रुप्स। क्या बोला गया है? फूड ग्रुप्स। अब हमने इसको इनके कार्यों के हिसाब से 3 ग्रुप में बांटा गया है। सबसे पहला आता है हमारा ऊर्जा देने वाले भोजन। ऊर्जा देने वाले भोजन वो होते हैं जिसके अंदर कार्बोहाइड्रेट और वसा रहता है, क्योंकि हमने इससे पहले वाले चैप्टर में पढ़ा था ना कि कार्बोहाइड्रेट और वसा हमें क्या देते हैं? ऊर्जा देते हैं। और कौन कौन से भोजन इनके अंदर आते हैं? क्योंकि वसा है तो वसा तो रहेगा ही, और कार्बोहाइड्रेट अनाज और शर्करा के अंदर भी रहेगा। फिर आता है दूसरा, शरीर के निर्माण करने वाले भोजन। जो हमारे शरीर के निर्माण करने में मदद करते हैं वो कौन से भोजन होते हैं? जिसके अंदर प्रोटीन, जैसे कि दालें और ये सोयाबीन, ये सारी चीजें किसके अंदर आती है? हमारी प्रोटीन के अंदर। और कौन कौन से भोजन हमें प्रोटीन प्रोवाइड करते हैं, मतलब देते हैं? दालें, दूध, मांस तथा मुर्गी। ये सारी चीजें हमें क्या देती हैं? प्रोटीन देती हैं। उसके बाद आता है विनियामक तथा रक्षात्मक भोजन। मतलब वो भोजन जो कि हमारी बॉडी को मतलब दूसरों बीमारियों से लड़ने की ताकत देता है। तो कौन कौन से भोजन होता है? विटामिन और खनिज। कौन कौन से आते हैं इसके अंदर? फल और सब्जियां आते हैं। तो इन्हीं चीजों को हमने ध्यान में रखते हुए भोजन को 5 समूह में बांट दिया है। सबसे पहला जो होता है अनाज, दालें तथा उनके उत्पाद। तो ये सारे इनके भोज्य पदार्थ जैसे कि चावल, गेहूं, रागी, बाजरा, मक्का, ज्वार, जौ, चावल, इनमें से कोई भी आप 4-5 एग्जाम्पल याद कर लेना। और क्या क्या देते हैं हमें ये? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन बी, लोहा तत्व तथा रेशे। ये सारी चीजें इसके अंदर होती है, जिसके अंदर हमें ये मिलती हैं। अब दालें और फलियों में तो प्रोटीन तो हो गई, ऑब्वियस सी बात है। तो कार्बोहाइड्रेट, बी कॉम्प्लेक्स, लोहा तत्व, रेशा, ये कौन से? चने की दाल, काला चना, हरी मूंग, ये सारे किसके अंदर आते हैं? दालें और फलियों के अंदर। ये हमारे भोजन समूह के अंदर आते हैं बेटा। उसके बाद तीसरा ग्रुप जो हमारा है समूह कौन सा है? दूध, अंडे तथा मांस। तो दूध और दही जो है, मक्खन, पनीर, छाछ, लस्सी, ये तो प्रोटीन हो गए इनके अंदर। वसा, विटामिन बी, कैल्शियम, विटामिन ए, और मांस, मुर्गी, लीवर में प्रोटीन, वसा, विटामिन ए, ये सारी चीजें इसके अंदर मिलती है। ऐसे ही फल और सब्जियां हैं, इनके भी यहाँ पे ये बता रखे हैं, ये पढ़ना है। और वसा और शर्करा दे रखा है, ये भी आपको पढ़ना है। ठीक है, अब क्या है, हम इनको अलग अलग उसमें हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आता है अनाज। अनाज जो होता है हमारी जो आहार का ये मुख्य घटक है। मतलब हम सबसे ज्यादा जो खाते हैं वो क्या खाते हैं? अनाज को खाते हैं। ठीक है बच्चे, अनाज को खाते हैं। ये हमारे भोजन में हमारे ऊर्जा का मुख्य स्रोत बन गया है। और अनाज जो है क्या कहते हैं, साबुत अनाज और दाल, इसके अंदर रेशा तत्व भी मिलता है। ठीक है, क्या है? अनाज हमारा मुख्य स्रोत है। ठीक है, किसका? खाने का, आहार का क्या है? मुख्य स्रोत है। इससे हमें ऊर्जा मिलती है। ठीक है, अब इसके क्या कहते हैं, भूमिका क्या आ जाएगी कि अनाज के अंदर क्या क्या मिलता है? अनाज के अंदर हमें रेशा तत्व मिलता है और अनाज में हमें विटामिन बी कॉम्प्लेक्स भी प्रचुर मात्रा में मिलता है। इसके अंदर सिर्फ यही है बेटा, बाकी सारा नॉर्मल जो हमने पहले पढ़ा है वो ही है। फिर आता है दाल और फलियां। ये सबसे ज्यादा प्रोटीन के मुख्य स्रोत है इसके अंदर। ठीक है, क्या है? प्रोटीन सबसे ज्यादा मुख्य स्रोत मिला जाता है किसमें? दाल और फलियों में। इनमें विटामिन बी, कैल्शियम तथा लोहा तत्व भी पाया जाता है। कौन सी मात्रा में? प्रचुर मात्रा में पाया जाता है।
उसके बाद आता है हमारा दूध, अंडा तथा मांस के उत्पाद। दूध, अंडा और मांस के उत्पादन में दूध में प्रोटीन, वसा, विटामिन ए और कैल्शियम प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। अगर हम दूध में से मक्खन को निकाल दें तो वसा की जो मात्रा हो जाती है वो बहुत कम हो जाएगी। अच्छा, चीज और पनीर में पोषक तत्व के रूप में प्रोटीन बहुत ज्यादा मात्रा में पाया जाता है। इसीलिए जब हम दूध फाड़ते हैं तो क्या करते हैं, उसका पानी को फेंक देते हैं। उसके पानी को फेंकने की जगह हमें क्या करना चाहिए, रोटी बना लेना चाहिए। रोटी के लिए उसके में आटे में गूंथ लेना चाहिए, उस पानी का इस्तेमाल कर लेना चाहिए। अच्छा, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। अंडे में विटामिन सी को छोड़कर, सिर्फ विटामिन सी नहीं है, नहीं तो सारे लगभग सभी पोषक तत्व जो है प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होता है। तो अगर क्वेश्चन आए कि विटामिन इनमें से कौन सा विटामिन अंडे में नहीं पाया जाता है, तो हम बोलेंगे विटामिन सी। ठीक है। उसके बाद आता है जो मांसाहारी भोजन होता है, जैसे मांस, चिकन, मछली, ये भी इसके अंदर ही आते हैं। ठीक है। तो इसके अंदर जो होता है प्रोटीन, विटामिन ए, विटामिन बी, ये भी इसमें अच्छे सूत्र में पाया जाता है। उसके बाद आता है फल और सब्जियां। फल और सब्जियों में जैसे कि रसीले फल जैसे कि संतरे, मौसमी, इसमें विटामिन सी, क्योंकि ये खट्टे हैं इसलिए कौन सा विटामिन है, विटामिन सी प्रचुर मात्रा में है। आंवला और अमरूद सस्ते फल हैं, इनमें भी क्या पाया जाता है, विटामिन बहुत ज्यादा पाया जाता है। अच्छा, पीले फल जो होते हैं जैसे कि आम, पपीता, इनमें कैरेटीन पाया जाता है, और कैरेटीन जब हमारे शरीर में अंदर जाता है तो वो विटामिन ए में बदल जाता है। और विटामिन ए किसके लिए होता है, हमारी आंखों के लिए बहुत अच्छा होता है। और विटामिन ए की कमी से हमें रतौंधी हो जाती है। कौन सी बीमारी हो जाती है, रतौंधी हो जाती है। केला में लोहा, कैल्शियम और कार्बोहाइड्रेट, ये अच्छा सूत्र पाया जाता है। अनार क्योंकि लाल रंग का है तो लोहा तत्व प्रचुर मात्रा में होता है। और ज्यादातर सभी फलों में रेशे तत्व तो होते ही हैं, तो वो हमारे शरीर के लिए क्या रहता है, अच्छा रहता है। हरी पत्तेदार सब्जियों में क्या है, जैसे पालक, मेथी, इनमें क्या है, कैरेटीन, कैल्शियम, लोहा, विटामिन सी, ये सारी चीज अच्छी मात्रा में पाए जाते हैं। ठीक है। उसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट टॉपिक, जिसको हम बोलते हैं अन्य सब्जी। जैसे कि जड़ सब्जियां जो होती है उसके अंदर कार्बोहाइड्रेट अच्छे सूत्र में पाया जाता है। जैसे कि आलू, आलू को राजा माना जाता है क्योंकि आलू में विटामिन सी भी होता है और कार्बोहाइड्रेट भी प्रेजेंट होता है। और आलू ज्यादातर सभी सब्जियों के साथ में मिलके ही बनाया जा सकता है। उसके बाद आता है वसा और शर्करा। वसा जो है और शर्करा जो है ऊर्जा का बहुत अच्छा सूत्र है। ठीक है। वसा में कीड़ा, विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी, विटामिन ए, ये घुलनशील होता है और ये चीज हमारे लिए, हमारे शरीर के लिए बहुत ही जरूरी होती है। तो हम इसको मतलब महत्वपूर्ण मानते हैं और इसको हमें लेना चाहिए। ठीक है। तो ये घुलनशील है। तो वसा में कौन कौन से विटामिन घुलनशील है, के, ई, डी, ए। ठीक है। उसके बाद आता है हमारा, अब हमने ये सारा पढ़ लिया है ना, तो भोजन विनिमय, भोजन विनिमय क्या होता है, भोजन विनिमय ये होता है जैसे कि मान लो मेरे पास यहाँ पे ये ब्रेड है और यहाँ पे मेरे पास ये है गेहूं। तो मैंने क्या किया है, इस भोजन के पदार्थ को हटा के मैंने क्या खाना शुरू कर दिया, अनाज खाना शुरू कर दिया। तो एक ही भोजन समूह के एक भोज्य पदार्थ को दूसरे भोज्य पदार्थ से प्रतिस्थापित मतलब हटा देना करने पर लगभग दोनों से हमें समान पोषक तत्व मिल रहे हैं। तो लगभग समान पोषक तत्व मिल रहे हैं, उसको क्या बोलते हैं, भोजन स्थापन, क्या बोलते हैं, भोजन परिस्थापन, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं फूड एक्सचेंज। तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग, भोजन विनिमय। ठीक है। उसके बाद आता है भोजन समूह का पिरामिड। ये पिरामिड याद करना है। हमने 5 समूह करे थे, जिसमें पहला तो हमारा आया था क्या कहते हैं, सीरियल, अनाज। दूसरा आया था सब्जियां और फल। तीसरा आया था दूध, अंडा, मांस। और चौथा, पांचवा, मतलब इस तरह से हमारा जो टॉप पे है वो क्या था, शर्करा, जिसको हम बोलते हैं मीठा। ठीक है। तो पहला था हमारा सीरियल, दूसरा था हमारे दालें, तीसरा फल सब्जियां, अंडा, मांस,
और लास्ट में क्या आता है, फैट और शर्करा, मतलब जिसको हम बोलते हैं वसा। तो एक भोजन समूह से भोजन के चयन में सहायता प्राप्त करने के लिए एक भोजन समूह पिरामिड विकसित किया गया। ये पूरा एक पिरामिड विकसित किया गया जिसमें भोजन समूह का एक पिरामिड स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि हमें अच्छे स्वास्थ्य प्राप्त करने के लिए प्रत्येक 5 भोजन समूह में से भोजन का सेवन करना चाहिए। मतलब ये जो 5 भोजन समूह है, इनमें से एक एक चीज तो हमें रेगुलरली लेना ही है। ठीक है। पिरामिड हमें यह भी बताता है कि हमें भोजन पिरामिड के शीर्ष पर दर्शाए गए भोज्य पदार्थ जैसे कि वसा और शर्करा को पिरामिड के निचले भाग में दर्शाए गए अनाज और दालों की तुलना में कम खाना चाहिए। मतलब ये कम खाना चाहिए और ये ज्यादा खाना चाहिए, क्योंकि ये हमें पोषक तत्व अच्छे से देता है और इनसे हमें बहुत ही कम पोषक तत्व मिलते हैं। ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा संतुलित आहार, जिसे हम बोलते हैं बैलेंस डाइट। तो क्या होता है कि हमारे शरीर को जो चीज की आवश्यकता होती है उसको पूरा करने के लिए हम क्या करते हैं, पर्याप्त मात्रा में वो पोषक तत्व हम लेते हैं अपने खाने में। मतलब क्या है, जैसे कि हमारे शरीर की आवश्यकता है, मतलब आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए हमने पर्याप्त मात्रा में सभी पोषक तत्व समाहित मतलब होते हैं और पोषक तत्वों की कुछ मात्रा शरीर में भंडारित हो जाती है ताकि अल्प अवधि के लिए निम्न आहार की स्थिति में भी शरीर को पोषक तत्व मिलता रहे। मतलब क्या था कि मान लो कि मैंने एक प्लेट लगाई है, उसमें जितने भी मेरे पास फूड है उसके अंदर हर एक पोषक तत्व मुझे मिल रहा है। जैसे कि अगर मैंने डोसा खाया है तो मुझे उससे कार्बोहाइड्रेट और ये जो भी चीजें हैं, दालें हैं, दालों से प्रोटीन, दूध है, विटामिन, फल है, रेशा, ये सारी चीज मैंने अपने खाने के अंदर इंक्लूड करा है। और कुछ पार्ट जो है इसका पोषक तत्व का क्या करता है, ये हमारा शरीर उसको स्टोर करके रखता है, उसको बचा के रखता है, जिससे कि आने वाले टाइम में अगर उस पोषक तत्व की कमी भी होने लग जाए तो क्या होगा, उसको वो पूरी कर देगा। तो इसको बोलते हैं हम बैलेंस डाइट, कि वो सारे पोषक तत्व जो हमारे शरीर की आवश्यकताओं को पूरा करती है ना, तो उसको हम क्या बोलते हैं, बैलेंस डाइट। वो खाना जिसके अंदर सभी पोषक तत्व हो और वो हमारी बॉडी की, हमारे शरीर की आवश्यकताओं को पूरा करे। अब आहार नियोजन का महत्व क्या है। आहार नियोजन का महत्व ये है, तो आहार नियोजन मतलब भोजन नियोजन भी होता है। अब ज्यादातर लोग में 3 टाइप के भोजन खाते हैं, जैसे कि सुबह नाश्ता हो गया, दोपहर में थोड़ा सा हम लोग क्या कहते हैं लंच कर लेते हैं और रात को डिनर, है ना, यही तो करते हैं। ठीक है। पर अब सुबह क्या खाना है, शाम को क्या खाना है और रात को क्या खाना है, और जो भी खाना हमने चूज किया है, क्या हमने उन चीजों से सारे पोषक तत्व मिले हैं दिन भर में जितने हमारे शरीर की आवश्यकता थी, जिससे कि हमारा बैलेंस डाइट बन जाए। तो ये सारी जो प्लानिंग होती है, जैसे कि छोटे बच्चे को कैसा खाना देना है, बड़े को कैसा खाना देना है, बड़े बूढ़ों को कैसा खाना देना है, तो इन सब की जो प्लानिंग है, योजना है, उसको क्या बोलते हैं हम, भोजन नियोजन कहते हैं। जिसको बोलते हैं वह प्रक्रिया जिसमें हम प्रतिदिन के लिए जाने वाले प्रत्येक आहार के लिए हम क्या करते हैं, नियोजन करते हैं, जिसको हम बोलते हैं प्लानिंग करते हैं। ठीक है। उसके बाद आता है हमारा भोजन नियोजन भोजन नियोजन के लिए आवश्यक है, क्या क्या आवश्यक है, कि पौष्टिक, स्थानीय रूप से उपलब्ध, ताजे तथा मौसमी और किफायती भोजन का प्रयोग करके हम भोजन में विविधता लाने का कौशल। मतलब क्या है कि सारी चीजें कहाँ प्रेजेंट होनी चाहिए, हमारे उस टाइम पे प्रेजेंट होनी चाहिए जहाँ पे हमें, जैसे कि मान लो गर्मियां हैं तो गर्मियों के हम हिसाब से हमें सब्जियां, वो पोषक तत्व और भोजन में विविधता, मतलब भोजन सस्ता भी होना चाहिए और मौसमी होनी चाहिए, मतलब मौसम के हिसाब से होने चाहिए और ताजे भी होने चाहिए, तो जिससे कि हम अपने भोजन में वैरायटी ला सके, विविधता ला सके। ठीक है। दूसरा है हमारा परिवार के सभी सदस्यों की पोषण संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने का ज्ञान होना चाहिए। जैसे कि लड़कियों को लोह तत्व ज्यादा चाहिए और बड़े बूढ़ों को खाना कैसा चाहिए, उबला हुआ। इस तरह की जितनी भी आवश्यकता है वो पूरा होना चाहिए। उपयोग में ना होने वाले भोजन जैसे कि जड़ सब्जियां तथा गाजर, मूली
शकरकंदी, इसके पत्तों का भी प्रयोग की क्षमता होनी चाहिए। मतलब हमें ये नॉलेज भी होनी चाहिए कि इनके पत्ते जो भी हैं, जो हम फेंक देते हैं, उसका भी हम प्रयोग करना जाने। फिर आता है रसोई में बचे हुए भोज्य पदार्थ का सृजनात्मक रूप से प्रयोग करने की कौशलता। मतलब खाना अगर हमारा बचा हुआ है, उसको किस तरह से इस्तेमाल किया जाए। जैसे कि अगर दाल बची हुई है तो हम दाल को क्या करते हैं, आटे में गूंथ ले उसके पराठे बना लेते हैं। तो उसका भी आपको नॉलेज होना चाहिए कि किस तरह से आप उसका प्रयोग कर सकते हैं। परिवार के सदस्यों की पसंद तथा आवश्यकताओं के अनुसार भोजन पदार्थों को शामिल करने की संवेदनशीलता होनी चाहिए। मतलब आपको ये भी होना चाहिए कि हर एक परिवार के सदस्य की पसंद के हिसाब से आप खाने या उनकी आवश्यकताओं के अनुसार आप भोज्य पदार्थ को अपने खाने में इंक्लूड कर सके। संतुलित आहार प्राप्त करने के लिए समय, ऊर्जा और धन की बचत करने के लिए लक्ष्य निर्धारण, नियोजन और समस्या समाधान तथा निर्णय लेने का। और दूसरी चीज, आपको ये भी नॉलेज होनी चाहिए कि हर एक इंसान की जो आहार की क्या कहते हैं, जो पोषक तत्व की जो आवश्यकता है वो भी पूरी हो जाए, साथ साथ आपका समय, आपका ऊर्जा और पैसों की भी बचत होने के लिए भी आपके अंदर वो क्षमता होनी चाहिए। तो भोजन नियोजन को कौन से चीजें हैं जो कि प्रभावित करते हैं। सबसे पहले आयु, क्योंकि आयु के हिसाब से आपका क्या होता है, उनके अनुसार आपकी आवश्यकताएं अलग अलग होती है भोजन की। जैसे कि 6 महीने के बच्चों को दूध पीना चाहिए, ठीक है। किशोर अवस्थाओं में क्या कहते हैं, विविध प्रकार के भोजन होने चाहिए। बुजुर्ग लोगों के लिए आसानी से पचने योग्य भोजन होना चाहिए। उनके हिसाब से उनकी आवश्यकताएं, उनकी पोषकताओं की आवश्यकताएं भिन्न होती है और उस प्रकार से आप उसको मतलब चेंज करके आप अपना भोजन नियोजन कर सकते हैं। फिर लिंग, अब महिलाएं हैं, उनके शरीर की तुलना में अधिक पेशियां किसकी होती है, आदमियों की। तो पुरुष को महिलाओं की तुलना में, मतलब पुरुष को ज्यादा प्रोटीन चाहिए होता है, महिलाओं को क्या कहते हैं, लोहा तत्व चाहिए होता है। तो इस तरह के लिंग भी हमारे जो है भोजन नियोजन को प्रभावित करते हैं। मतलब हम भी उसके हिसाब से अपने भोजन को चेंज करते हैं। फिर मौसमी उपलब्धता, मतलब मौसम में जैसे कि कुछ सब्जियां आती है, मूली, मेथी, गाजर, मटर सर्दी के मौसम में उपलब्ध होते हैं, जबकि जो बाकी की सब्जियां जैसे कि करेला, घिया, भिंडी, ये मौसम के हिसाब से मिलती है। तो उस हिसाब से भी हमारे भोजन नियोजन में भी डिफरेंस आते हैं कि हम ये खाना बनाएंगे और ये खाना नहीं बनाएंगे। चौथा है हमारा मौसम। जैसे कि गर्मियों की तुलना में हम सर्दियों में ज्यादा खाना खाते हैं, क्योंकि हमारे शरीर को गर्म रखने के लिए हमें किसकी आवश्यकता होती है, तापमान की आवश्यकता होती है, जो कि हमें कौन देता है, मतलब फिर हमारे क्या कहते हैं, सर्दियों के मौसम में शरीर को तापमान बनाए रखने के लिए हमें अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। इसलिए सर्दियों में हम कौन कौन सी चीजें खाते हैं, मूंगफली, है ना, और क्या खाते हैं, मूंगफली की पट्टी, तिल की पट्टी तथा सूखे मेवे को मजे से खाते हैं ना, खाते हैं ना। फिर आता है व्यवसाय। व्यवसाय क्या काम करते हैं, कुछ लोग होते हैं कि जो रिक्शा चलाते हैं, कुछ जो है कि श्रमिक है, कुछ लोग खिलाड़ी होते हैं, किसान होते हैं। तो उनकी अलग अलग तरीके से वो क्या करते हैं, शारीरिक श्रम का कार्य करते हैं, ठीक है। और इस हिसाब से उनको अधिक प्रोटीन और वो चाहिए होता है, कार्बोहाइड्रेट। और भोजन का नियोजन भी फिर उनके परिवार के सदस्यों के व्यवसाय को ध्यान में रखते हुए भी हम करते हैं कि वो क्या काम करते हैं। मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, जैसे कि परिवार के प्रत्येक सदस्य की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए हमें भोजन का नियोजन करते हैं, ठीक है। जैसे कि गर्भवती या दुग्ध पान करने वाली माताओं को ज्यादा दूध की अधिक मात्रा, मतलब की पोषण संबंधी आवश्यकता अधिक होती है। अच्छा, एक किशोर को अपने भोजन में अधिक प्रोटीन लेना चाहिए क्योंकि उसको ऊर्जा की आवश्यकता होती है, और एक बुजुर्ग को हल्के व आसानी से पचने वाले भोजन की आवश्यकता होती है। तो इस हिसाब से भी हमारा भोजन नियोजन अलग होता है। और ये क्या है, मनोवैज्ञानिक आवश्यकता है। फिर आर्थिक कार्य क्या होता है, जैसे कि हमें पता है कि काजू और बादाम बहुत महंगे हैं, पर उसकी जगह अगर हम मूंगफली का भी प्रयोग करेंगे और किसी प्रकार के पनीर के स्थान पे हम सोया या संतरे की जगह पे हम अमरूद का भी प्रयोग करेंगे, तो हमें वो ही क्या कहते हैं, पोषक तत्व मिलेंगे जो कि हमें काजू या बादाम से मिल रहे थे, जो कि हमें मूंगफली देगी। या पनीर के स्थान पे हमने क्या ले लिया था, सोया ले लिया था, संतरे की जगह पे हमने क्या ले लिया था, अमरूद ले लिया था। तो आर्थिक कारक को भी ध्यान में रखते हुए ये सोचते हैं कि हमारा जो भोजन नियोजन है वो क्या होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए। फिर परिवार का भोजन,
तो ऑब्वियस ही बात है, अब परिवार के भोजन के हम नियोजन कैसे करेंगे? हमें जो 5 वो दे रखे हैं उनको ध्यान में रखते हुए हमने क्या है 2 सारणी बनाई है, जिसमें भोजन 1 और भोजन 2, जिसमें एक सरिता है और एक ललिता है। सरिता ने अनाज में क्या डाला है? रोटी। दाल में क्या डाली? अरहर की दाल। दूध और अंडा में पनीर करी। और फल सब्जियों में आलू की फलियां की सब्जी, टमाटर और खीरे की सलाद और अमरूद इसके अंदर डाल दिया है। तेल, घी तथा शक्कर पकाने के लिए प्रयोग किया गया इसमें। तो इसने सारे भोजन समूह का एक एक पदार्थ लेके अपना भोजन नियोजन किया हुआ है, और इससे क्या हुआ है कि परिवार की जो आवश्यकता है वो पूरी हुई है, और जो हमने आगे पढ़ा हुआ है उससे भी हमें ये नॉलेज मिला है कि हमें कौन कौन से आहार अपने भोजन नियोजन में डालना चाहिए। तो इसको हम बोलते हैं परिवार भोजन या थाली भोजन कहते हैं। ठीक है, आपका अब 3rd चैप्टर भी कंप्लीट हो गया है। ठीक है, ये क्वेश्चन आंसर्स हैं, ये आप इसके अंदर से करना। आप सबके पास बुक्स हैं तो ये कर लेना, अदरवाइज मैंने आपको PDF भी भेज दूंगी आज। ठीक है बच्चों।